8 नवंबर 2010 रात के अराउंड 9 बजे एक लड़की जेनिफर पेन पुलिस को कॉल करती है। 911 Drew. Help me, please. I need help. Ma'am, calm down. What's going on? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied up. 3 लोग गन लेकर उनके घर में घुसते हैं पैसे चुराने के लिए। उन 3 लोगों में से एक जेनिफर के हाथ रस्सी से बांधे रहता है और वो तीनों जेनिफर के पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं। उनमें से एक रॉबर जेनिफर की मदर को कहता है, You lied to us. You lied to us. एंड थोड़ी ही देर बाद This case is one of the most shocking cases of Canada. इस केस की रियलिटी नो वन कैन इमेजिन। क्या यह एक रॉबरी थी या फिर प्लान्ड मर्डर? नवंबर 2010 मार्कहम कनाडा। रात का समय था। लोग सो चुके थे। जेनिफर के पेरेंट्स भी सोने के लिए जा रहे थे। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, हर रात की तरह। बट उस दिन 3 लोग जेनिफर के घर में घुसते हैं और उनके हाथ में गन होती है। वो तीनों जेनिफर के पेरेंट्स के रूम जाते हैं और वहाँ पैसों की डिमांड करते हैं। जेनिफर के मदर बिग पेन की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो बस पर्स चिल्लाती है। इस टाइम पर जेनिफर पेन अपने रूम में होती है, बट वो चिल्लाने के बाद सुनकर अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि 3 लोग उसके पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट किए हुए हैं। ये सब देखकर जेनिफर काफ़ी डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। जेनिफर के चिल्लाने के बाद सुनकर उन तीनों में से एक जेनिफर को सीढ़ियों के पास लाकर उसके हाथ रस्सी से बांध देता है और वो कहता है, And a guy was there and he came at me and tied my arms back and said, I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. जेनिफर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए ये बस एक बुरे नाइटमेयर की तरह था। इस पॉइंट पर जेनिफर के अकॉर्डिंग उसकी मदर बिग पेन रॉबर्ट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती है, तो वो तीनों जेनिफर के पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं और उनमें से एक रॉबर जेनिफर की मदर बिग पेन को कहता है, You lied to us. You lied to us. और गन को उनकी तरफ पॉइंट करता है। एंड देन जेनिफर की मदर बिग पेन की डेथ हो जाती है। बट वो तीनों यहाँ नहीं रुकते हैं। गन को जेनिफर के फादर की आई की तरफ पॉइंट करते हैं एंड गन से निकली हुई बुलेट उनके आई से होती हुई स्कल, जॉ एंड नेक में चली जाती है। हैंड पेन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। उनका सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल था। बाद में वो तीनों अटैकर्स घर से सारे पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। जेनिफर की मदर बिग पेन की डेथ हो जाती है। उसके फादर हैंड पेन को भी काफ़ी सीवियर इंजरी होती है, बट जेनिफर उसको कोई भी इंजरी नहीं होती है। जेनिफर जैसे तैसे अपनी रस्सी को लूज करती है और जेब से फ़ोन निकाल कर पुलिस को कॉल करती है। 911 Drew. Help me, please. I need help. Ma'am, calm down. What's going on? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Can you lock your doors? I can't. I'm tied. My hands are tied. You're tied? I had my cell phone in my pocket. पुलिस जेनिफर के घर पहुंचती है। बट जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो उनके लिए घर के अंदर के विजुअल्स किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। घर के सामान इधर से उधर पड़े थे, ड्रॉर्स बिखरे पड़े थे एंड कई जगह खून के धब्बे। जेनिफर की मदर बिग पेन की बॉडी पर मल्टीपल गनशॉट होते हैं और उनकी पूरी बॉडी ब्लड में होती है एंड जेनिफर के फादर की कंडीशन
इतनी सीरियस होती हैं कि वो कोमा में चले जाते हैं। पुलिस उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करती है। पहली नज़र में तो पुलिस को एक रॉबरी एंड अटैक का केस लग रहा था। शुरू में पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन इसी एंगल से करती है, बट उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस घर में छोड़ा गया सबसे बड़ा सबूत कोई फिंगरप्रिंट, कोई वेपन या कोई सीसीटीवी नहीं था, बल्कि एक झूठों से भरी हुई कहानी थी। एक ही रात में पूरा परिवार टूट चुका था, बट उस घर में एक इंसान बिना इंजरी के था, जेनिफर पेन। 3 लोग एक रैंडम घर में घुसते हैं, पैसे चुराते हैं, ब्रूटली शूटिंग करते हैं, बट सबसे बड़ी आई विटनेस जेनिफर को कोई भी इंजरी नहीं होती। समथिंग वॉज रॉन्ग। जेनिफर के पेरेंट्स पर कोई इतना ब्रूटली अटैक क्यों करेगा? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, गैम्बलिंग, ड्रग इन्वॉल्वमेंट, या फिर सच कुछ और था? इस सच को जानने के लिए हमें जेनिफर पेन एंड उसकी फैमिली के बारे में जानना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली लाइफ ऑफ जेनिफर पेन एंड हर पेरेंट्स। 1970 वियतनाम। इस टाइम पर वियतनाम में वॉर चल रही होती है और इस वॉर के चलते काफ़ी सारी चाइनीज़ फैमिली वियतनाम कंट्री को छोड़कर चली जाती है। जेनिफर के फादर हैन पेन एंड मदर बिग पेन भी एज रिफ्यूजी वियतनाम कंट्री को छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर दोनों साथ में एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। कुछ सालों बाद जेनिफर का जन्म होता है एंड उसके 3 साल बाद उसके छोटे भाई फेलिक्स का। जेनिफर के पेरेंट्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनी में जॉब करते हैं एंड कुछ सालों बाद ही अपने हार्डवर्क से मार्कम कनाडा में खुद का घर लेते हैं। बाहर से देखने पर जेनिफर की फैमिली बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, अच्छी जॉब, खुद का घर, 2 बच्चे एंड सिक्योर फ्यूचर। बट हर परफेक्ट फैमिली की तरह इस फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसे राज पल रहे थे जिसके बारे में उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था। जेनिफर के पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उसकी लाइफ में बस 2 चीज़ें थी, म्यूज़िक एंड स्कूल। हर दिन स्कूल ख़त्म होते ही उसके पेरेंट्स उसे लेने आते, उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता, उसका कहीं जाना, किसी से बात करना। जेनिफर के लिए डेटिंग अलाउड नहीं थी, पार्टीज अलाउड नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स को लगता था कि ये सब उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, इसलिए वो जेनिफर पर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इमेजिन 22 साल की एज तक ना कभी ड्रिंक की, ना कभी क्लब गई, ना ही फैमिली के बिना कहीं बाहर। उसकी दुनिया थी बस उसका घर। उस वक्त जेनिफर को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और ये कंट्रोल एक ऐसे डिसीजन में बदलने वाला था जिसने पूरे कनाडा को हिलाकर रख दिया था। जेनिफर म्यूजिक में काफ़ी अच्छी थी, उसने काफ़ी सारे अवार्ड भी जीते थे, लेकिन इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन के बावजूद उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरेज ही थी। बट पेरेंट्स को सच बोलने के बजाय उसने सच को ही बदल दिया। एक्चुअल रिपोर्ट्स मार्क्स एवरेज थे, लेकिन घर पहुंचने वाले रिपोर्ट्स कार्ड सब में ए। दिस इज द पॉइंट जिसके बाद से जेनिफर अपने पेरेंट्स को एक के बाद एक झूठ बोलना स्टार्ट करती है। 12th ग्रेड में जेनिफर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाती है और उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बट जेनिफर अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है। हर सुबह जेनिफर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह घर से निकलती, लेकिन वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई। कभी कैफ़े जाती, कभी पियानो सीखती, तो कभी रेस्टोरेंट में काम करती और शाम को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह घर वापस आ जाती। वो 4 साल तक अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती रही। इवन 4 साल बाद ग्रेजुएशन के दिन वो एक फेक यूनिवर्सिटी डिग्री भी बनाती है और अपने पेरेंट्स को भी दिखाती है। लाइक कैन यू इमेजिन, वो 4 साल तक यूनिवर्सिटी जाने का फेक करती रही एंड पेरेंट्स डोंट इवन नो। जेनिफर वॉज लिविंग डबल लाइफ, एक लाइफ जो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग थी और एक लाइफ जो वो एक्चुअल में जी रही थी। जेनिफर की पूरी लाइफ झूठ पर बनी हुई थी, बट ये सारे झूठ पुलिस को जल्द ही पता लगने वाले थे। लाइक क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कमी हमेशा रहती है। पुलिस को शुरू में लग रहा था कि वो तीनों रॉबरी के इंटेंशन से आए थे, लेकिन जेनिफर के पेरेंट्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए वो उन पर गोली चला देते हैं। बट जब पुलिस घर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती है तो वो देखती हैं कि काफ़ी सारी वैल्यूएबल थिंग वहीं रखी थी।
अगर उनका इंटेंशन चोरी करना होता तो उन्हें क्यों नहीं चुराएगा। जेनिफर के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, फिर भी वो पुलिस को कैसे कॉल कर पाती है। घर के मेन गेट पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं होते हैं। इवन घर में इतनी ब्रूटली शूटिंग के बाद भी जेनिफर को कोई इंजरी नहीं होती है। पुलिस को जेनिफर पर डाउट होने लगता है, इसलिए पुलिस जेनिफर से इंटेरोगेट करती है। Take a deep breath, Jennifer, and tell me about what happened tonight. पुलिस जेनिफर को क्वेश्चन करती है कि उसके हाथ बंधे हुए थे, फिर भी उसने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस जेनिफर को फिर से वही एग्जैक्ट सीन रिक्रिएट करने को बोलती है। They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Sit down. जेनिफर को एक और क्वेश्चन किया जाता है कि जब वो तीनों अटैकर्स घर में एंट्री करते हैं तो क्या उसने कोई आवाज़ सुनी थी। How they got into the house? Doorbell ring? No. Kick door? Nothing like that? Okay. पुलिस को जेनिफर के आंसर कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। उनके लिए अभी भी काफ़ी सारे डाउट थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जेनिफर की फेक डिग्री के बारे में पता चलता है, तो पुलिस जेनिफर को इसके बारे में पूछती है, तो जेनिफर पुलिस को उसके झूठ के बारे में बताती है कि उसने 4 साल तक यूनिवर्सिटी जाने का फेक किया था। बट जब उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो फिर भी वो जेनिफर को एक और चांस देते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने का, लेकिन इस बार भी जेनिफर झूठ का ही सहारा लेती है। पुलिस का धीरे धीरे जेनिफर पर डाउट बढ़ने लगता है कि जो लड़की इतने सालों से अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकती है, वो पुलिस को भी क्राइम सीन के बारे में झूठ बोल सकती है। पुलिस जेनिफर की पास्ट लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और एक नाम सामने आता है, डैनियल वोंग। डैनियल वोंग जेनिफर का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था और एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में काम करता और पुलिस के अकॉर्डिंग मारिजुआना ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व था। जेनिफर के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए जेनिफर इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखती है। उस वक्त ये सिर्फ एक सीक्रेट रिलेशनशिप थी, लेकिन जेनिफर को खुद नहीं पता था इस रिलेशनशिप का नाम कनाडा के मोस्ट शॉकिंग केस में आने वाला था। जेनिफर कॉलेज जाने के बहाने डैनियल से मिला करती, लेकिन कुछ टाइम बाद जेनिफर के पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। जेनिफर का बाहर जाना बंद, डैनियल से बात करना बंद, ना किसी से मिलना, सिर्फ म्यूज़िक, पढ़ाई एंड उसका घर। बट जेनिफर फिर भी डैनियल के कांटेक्ट में रहती है और उससे रेगुलर कॉल पे बात भी होती है। लेकिन डैनियल इस रिलेशनशिप से खुश नहीं था, क्योंकि वो जेनिफर से मिल नहीं पाता और कॉल पर भी अच्छे से बात नहीं होती है। इसलिए फाइनली डैनियल जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है। डैनियल एक और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है, बट जेनिफर अभी भी उससे प्यार करती, इसलिए वो एक और झूठ का सहारा लेती है डैनियल को उसकी नई गर्लफ्रेंड से दूर करने के लिए। पुलिस के अकॉर्डिंग जेनिफर दूसरे नंबर से डैनियल को थ्रेटनिंग मैसेजेस करके हैरास करती, लाइक बैंग बैंग बैंग। लाइक वन थिंग टू ऐड, ब्रेकअप के बाद भी डैनियल एंड जेनिफर की कॉल पे कभी कभी बात होती थी, तो जेनिफर भी डैनियल को बताती है कि उसे भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं। इवन उसके घर पे एक लेटर आता है जिसमें गन की बुलेट होती है। जेनिफर डैनियल को अपने झूठों से कन्विंस कर लेती है कि ये सब कुछ उसकी नई गर्लफ्रेंड करवा रही है। यू कैन सी जेनिफर अब झूठ नहीं बोलती थी, वो अपने फ़ायदे के लिए झूठ का इस्तेमाल करना भी जानती थी। पुलिस को डैनियल पर भी डाउट होने लगता है, क्योंकि जेनिफर के घर पर अटैक होने से पहले डैनियल और जेनिफर फिर से कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए पुलिस डैनियल से भी इंटेरोगेट करती है। My name is Daniel Wong, and I give consent that this is being taped. Okay, good.
पुलिस डैनियल से क्वेश्चन करती है कि जेनिफर के घर पर अटैक और उसकी ड्रग डीलिंग का क्या कोई रिलेशन हो सकता है। तो इस पर डैनियल कहता है More than 95 to 99% sure that has nothing to do with my drugs. That's a pretty bold statement, though. Yep, I'm pretty sure about How it. can you say that? Because for marijuana, no one's gonna shoot you for like a gram or like even a piece of it. Like that's it. पुलिस डैनियल से इंटेरोगेट कर चुकी थी, जेनिफर से इंटेरोगेशन चल रहे थे, बट पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता जो पुलिस के डाउट को कंफर्म कर सके। पुलिस हैड मल्टीपल डाउट्स बट कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं। पुलिस के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन थे बट उनका जवाब दे डोंट नो। बट द मोमेंट केम, एवरीथिंग वाज अबाउट टू चेंज। उस रात घर में ऐसा क्या हुआ था? एवरी डाउट, एवरी क्वेश्चन, सबके जवाब मिलने वाले थे। जेनिफर के फादर हैन पेन, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, कोमा से बाहर आते हैं। हैन पेन पुलिस को बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हैन पेन एंड उनकी वाइफ सो रहे थे। 3 लोग उनके घर घुसते हैं एंड उनके हाथ में गन होती है। वो तीनों पैसों की डिमांड कर रहे थे बट बिग पेन बार बार कहती है वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी। इस पॉइंट पर जेनिफर एंड हैन पेन के स्टेटमेंट काफ़ी सिमिलर होते हैं बट हैन पेन के अकॉर्डिंग जेनिफर के हाथ बंधे हुए नहीं थे। इवन वो एक अटैकर से नॉर्मली बात कर रही थी। And a guy was there and he came at me and tied my arms back and said, I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Did you ever hear how they got into the house? No, Doorbell ring, no. kicked door, nothing like that? The last things I heard them say was, you lied to us. You lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Everything was lie. जेनिफर पेन, जो अब तक इस केस की आई विटनेस थी, नाउ शी वॉज द मेन सस्पेक्ट। पुलिस जेनिफर को फिर से इंटेरोगेट करती है बट दिस टाइम दे डोंट हैव क्वेश्चंस। एवरीथिंग वाज अबाउट टू अनफोल्ड। Okay, he gave a good description of the guy that you were with, and he's not even black. Why did you say that? That's what I remember. Now, you didn't think this far ahead, did you? And those guys didn't show up there to take your money. They came there to shoot your parents. And they didn't get there randomly. This was set in motion. So you were supposed to take the whole family in? No, What went wrong? जेनिफर कहती है कि उसने हिटमैन हायर किए थे बट उसके पेरेंट्स को मारने के लिए नहीं, खुद को मारने के लिए। एक और झूठ। अकॉर्डिंग टू जेनिफर इंटेरोगेशन एंड उसके फादर की स्टेटमेंट, लेट्स रिवाइंड दैट नाइट एंड सी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक हिटमैन डेविड मिलवैग्नम, अक्का होमबॉय, जेनिफर को टेक्स्ट करता है गेम टाइम। इस टेक्स्ट के बाद जेनिफर सीढ़ियों से नीचे आती है एंड मेन डोर अनलॉक करती है और कुछ टाइम बाद अपने रूम की लाइट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करती है। इट वॉज द सिग्नल टू कम इन। डेविड मिलवैग्नम, अक्का होमबॉय, 2 और हिटमैन के साथ
साइलेंटली जेनिफर के घर में घुसता है। वो तीनों जेनिफर के पेरेंट्स के बेडरूम की तरफ जाते हैं और उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं एंड पैसों के बारे में पूछते हैं। बट बिग पेन बार बार कहती है वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी। इतने में जेनिफर रूम से बाहर आती है और होम बॉय को कहती है उसके हाथ लूज टाई करने को, ताकि वो बाद में पुलिस को भी कॉल कर सके और ये सब पुलिस को एक रॉबरी ही लगे। जेनिफर को टाई करने के बाद तीनों अटैकर्स जेनिफर के पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं एंड बिग पेन की उसी समय डेथ हो जाती है एंड हैन पेन सीवियर इंजरी के चलते कोमा में चले जाते हैं। तीनों अटैकर्स घर से ये सारे पैसे चुरा कर भाग जाते हैं ताकि सबको ये एक रॉबरी लगे। इस इंसिडेंट के 6 घंटे पहले ही डैनियल एंड जेनिफर के बीच में अराउंड 100 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। डैनियल भी इसमें इन्वॉल्व था। इवन डैनियल ही जेनिफर को एक प्रोफेशनल हिटमैन लैनफोर्ड रॉय क्रॉफोर्ड से मिलाता है एंड जेनिफर क्रॉफोर्ड को 10,000 कैनेडियन डॉलर में अपने पेरेंट्स का मर्डर करने के लिए हायर करती है। डैनियल जेनिफर को एक सिम कार्ड और एक आईफोन भी देता है ताकि वो क्रॉफोर्ड के साथ कांटेक्ट में रहे और किसी को पता भी ना लगे। लैनफोर्ड रॉय क्रॉफोर्ड एरिक शॉन कार्टी से कांटेक्ट करता है और कार्टी डेविड मिलवैग्नम अक्का होमबॉय से कांटेक्ट करता है और होमबॉय 2 और हिटमैन को हायर करता है। पुलिस जेनिफर पेन, डैनियल वॉन्ग, एरिक शॉन कार्टी, क्रॉफोर्ड एंड डेविड मिलवैग्नम को अरेस्ट करती है। लाइक यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो 2 हिटमैन कौन थे जो डेविड मिलवैग्नम के साथ आए थे। तो वे स्टिल डोंट नो कि वो कौन थे। पुलिस उनकी आइडेंटिटी अभी तक फाउंड नहीं कर पाई है। इवन जिस अटैकर ने बिग पेन पर गोली चलाई थी, पुलिस स्टिल डोंट नो हिज आइडेंटिटी। 2014 में कोर्ट ट्रायल्स होते हैं। 200 से ज़्यादा एग्जिबिट, 50 विटनेस की हेल्प से जेनिफर, डैनियल, मिलवैग्नम एंड क्रॉफोर्ड को 25 ईयर की प्रिजनमेंट एंड कार्टी को 18 ईयर की प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जाती है। जेनिफर को अपने पेरेंट्स को मारने के 3 मेन मोटिव थे। फर्स्ट, जेनिफर के पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करते एंड जेनिफर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सेकंड मोटिव ये था कि जेनिफर एंड डैनियल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे एंड जेनिफर के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड मोटिव ये था कि अगर जेनिफर के पेरेंट्स मर जाते हैं तो उसे इनहेरिटेंस में अराउंड 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलेंगे। जेनिफर की पूरी लाइफ झूठ पर बनी हुई थी। रिपोर्ट्स फेक करना, डिग्री फेक करना, रिलेशनशिप छुपाना। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न था जेनिफर के पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना एंड उनका हाई एक्सपेक्टेशन। बट क्या किसी के पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना उन्हें क्रिमिनल बना देता है? नो वन कैन बिलीव कि बाहर से दिखने वाली परफेक्ट डॉटर अपने पेरेंट्स का मर्डर करवा सकती है। आई होप कि ये केस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपका जेनिफर की डबल लाइफ एंड उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर आपके क्या थॉट हैं।